हाय गाइस, दिस इज अभिजीत फ्रॉम रेज ट्यूटोरियल्स। आज हम अपना फिजिक्स की फोर्थ चैप्टर की फर्स्ट यूनिट को फिनिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन तक देख लिया था, उसके डिफरेंट फॉर्मूलेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिए थे। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट में। ठीक, कि रिफ्रैक्शन किस तरह होता है, उसके कुछ टर्म्स हैं वो कैसे होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सा, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी फिगर बताया था, लेकिन उसके कुछ नए टर्म्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने ये ग्लास प्लेट ले ली है, ठीक, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब एक नॉर्मल बना लेते हैं एन एम का, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, एक इंसिडेंट रे आएगी जिसको ए ले लेते हैं, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया आई, ठीक, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। अब यहां से रिफ्रैक्शन होगा, रेयरर से डेंसर पे जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक, सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। यहाँ फिर से नॉर्मल। अब यहाँ पे आपकी निकलेगी कौन सी, ठीक, हाँ, तो ये आपकी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया। अब ये ई क्या है, ई है आपका इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल क्या होता है, ये तो आपकी रिफ्रैक्टेड हो गई, जो अंदर पाथ डाइवर्ट हुआ वो आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, लेकिन जो ग्लास प्लेट से निकल के आ रही है आपके पास, जो आपको दिख रही है, उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। जितना डिफ्लेक्शन होना था हो चुका, जितनी अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होनी थी, बेंड हो चुकी है। अब आपके पास क्या निकल के आई है, आपकी इमर्जेंट रे, ठीक। अब इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे और ये एंगल होता है इमर्जेंट एंगल। तो ये बात हो गई, इसको मार्किंग दे देते हैं आपकी एक्स एंड वाई की, ठीक। ये आपका नॉर्मल हो गया एन डैश एम डैश, ये आपकी ए ओ, ये बी हो गई, ये ओ डैश हो गया, ये सी हो गई, ठीक। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो आपकी इंसिडेंट रे थी, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक, और इमर्जेंट रे आपकी यहां से निकल रही है, इन दोनों के बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस होगी, ये दोनों क्या होंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब 90 डिग्री से जो आप लाइन खींचेंगे और दोनों को कट करेगी, तो उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। केवल इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के ही डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस को या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे एंड द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक। इंसिडेंट रे को अगर हम एक्सटेंड करें तो क्यों जाएगी, इमर्जेंट रे आपकी ये निकल रही है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ये एंगल आप सही से बना लीजिएगा, बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, करेक्ट कर लीजिएगा, अच्छे से फिगर बुक पे देख लीजिएगा। मैं ये केवल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे एकदम एक्यूरेट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जब कॉपी में बनाएंगे तो कॉपी में एक्यूरेट होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस किस चीज पे करती है। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स किस किस चीज पे डिपेंड करती है। पहला, डिपेंड्स थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट। ठीक, इसकी जो थिकनेस होगी उस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, मान लीजिए थिकनेस कम है तो आपका रिफ्रैक्शन कम होगा, थिकनेस ज्यादा है तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक, तो थिकनेस क्या होती है, वेरी करने पे आपकी रिफ्रैक्शन या इमर्जेंट रे के पाथ में डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस क्या है, बढ़ता है घटता है, तो उस हिसाब से लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो पहला क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। ठीक है, थिकनेस। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उस हिसाब से क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ेगा घटेगा, उस हिसाब से आपका इमर्जेंट एंगल पे भी डिफरेंस आएगा। ठीक, अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं इंसिडेंट एंगल को, तो रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, और बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ेगा तो इमर्जेंट एंगल क्या होगा, कम होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जर्नल अगर आप समझेंगे तो आपके समझ में आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाएंगे तो एंगल आपकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट घटेगी। ठीक, घटेगी मतलब जो आपको मैक्सिमम पे मिल रही होगी वो आपको मिनिमम पे नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं मिलेगी, लेकिन जो इसका वेरिएशन होता है, बढ़ाने पे तो एकदम एक्यूरेट रहता है, लेकिन जब आप घटाएंगे तो इसमें डिफरेंस बहुत कम आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरह से बोल भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अगर बढ़ाने की बात होगी तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस स्पीड से बढ़ रहा होगा उस स्पीड से आपकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, लेकिन जब घटाएंगे तो उस स्पीड से घटती नहीं है, थोड़ी थोड़ी स्पीड में घटना शुरू होती है। कुछ एंगल पे क्या होती है, कांस्टेंट भी रहती है, क्योंकि वहां पॉइंट का वेरिएशन होता है, और पॉइंट का वेरिएशन तो वैसे भी मेजर करना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था लैम्डा का। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है किस पे, लैम्डा पे, v पे, और भी डिफरेंट जो वेलोसिटीज होती हैं उस पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता। तो अगर हम लाइट सोर्स चेंज करेंगे, ठीक है, लाइट सोर्स चेंज करते हैं या लाइट सोर्स कांस्टेंट नहीं रखते, तो लैम्डा बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या होगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपकी घट जाएगी। ठीक, लैटरल लैम्डा आपका बढ़ जाता है तो आपकी क्या होगी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको बढ़ी मिलेगी। क्यों, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ेगा, उसकी वजह से इमर्जेंट एंगल जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक, और बात करें वेलोसिटी के हिसाब से, तो वेलोसिटी के हिसाब से तो वेरिएशन होता ही है। क्यों, जनरल फॉर्मूला आपका c/v होता ही है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ, v क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो c तो आपका मान लीजिए कांस्टेंट हो गया, v क्या है, वेरी हो रहा है, v वेरी होगा तो उस हिसाब से आपकी क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा या घटेगा, उस हिसाब से लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा घट रही होगी। ठीक, अब बात करते हैं मल्टीपल इमेज ऑन अ थिक ग्लास प्लेट।
ठीक, अब बात करते हैं मल्टीपल इमेज ऑन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर। अब बात आती है कि कभी कभी क्या होता है, अगर हम ऑब्लिक्यूली किसी मिरर पे देख रहे होते हैं और उस पर अगर लाइट पड़ रही होती तो हमें मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट प्लेस होता है उस प्लेट के ऊपर या फिर कुछ डिस्टेंस पे या फिर मिरर के सामने रखा होता है तब। ऐसा क्यों होता है? ठीक, अगर इसका बेस्ट एग्जांपल लिया जाए तो अगर आप थिक प्लेट का मिरर लेते हैं उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वहां पे ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं फिर बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। ठीक, ये आपका थिक मिरर है। ठीक है, थिक मिरर है, यहां पे ऑब्जेक्ट है ए। ठीक, ये आपकी लाइट आ रही है, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर बनता है। ठीक, करेक्ट कर लीजिएगा बुक से देख के। यहाँ पे जनरल आइडिया बता देते हैं कैसे क्या होता है। ये आपका ग्लास प्लेट हो गया, थिक ग्लास प्लेट। ठीक, अब देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे निकलती है, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, 2 रे इंटरसेक्ट करती है तो इमेज बनती है। ये आपका मिरर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ए ओ पाथ पे आपकी इंसिडेंट रे आई, इस ओ पॉइंट पे क्या होगा, अब प्लेट है थिक तो पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां से रिफ्रैक्शन हुआ और पाथ क्या हुआ आपका, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहले आपकी इंसिडेंट रे पड़ी, तो यहां से जब हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको एक इमेज मिल रही होगी ए डैश। ठीक, फिर यहां से हटा, ठीक, अपने पाथ से डाइवर्ट हुआ, फिर उसके बाद कहां गया, ग्लास मिरर पे। मिरर पे गया तो मिरर पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये बी डैश आपको इमेज मिल रही होगी। फिर मिरर पे आया, फिर क्या हुआ, फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्ट बैक हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये आपको इमेजेस मिल रही होंगी। ये आपका आइडिया होता है मल्टीपल इमेजेस का। अब ये होता क्यों है? ठीक, तो जो आपकी मान लीजिए यहां से एक लाइट रे आ रही है, उसकी इंटेंसिटी आपकी 100% है। 100% में 96% जो होती है आपकी, वो आपकी क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब रिफ्रैक्शन हो जाता है। और 4% जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्शन शो करती है। तो 96% जो आपकी रिफ्रैक्ट हो जा रही है वो आपकी ये वाली जो पाथ डाइवर्ट आपको देख रहे हैं वो आपकी ये है, और 4% में ये आपके पॉइंट मिल रहे हैं, ये आपको इमेजेस मिल रही हैं। ठीक, और की पॉइंट क्या है, जो आपकी सेकेंड इमेज होगी, मतलब ये तो रिफ्रैक्शन से बनी, और जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रही होगी वो आपकी ब्राइटेस्ट इमेज होगी सारी इमेजेस में। ठीक, क्यों होगी, क्योंकि जो आपका ये 96% तो रिफ्लेक्ट हो गया, 4% बची, 4% जब आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी तो कुछ क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर क्या होती है, रिफ्लेक्शन चलता रहता है, इसलिए आखिरी में जाके आपको इमेजेस दिखना बंद हो जाती है। और इधर से इधर पढ़ते हैं तो आपकी क्या होती है, इमेज डल होती चली जाती है, उतनी ब्राइट नहीं रहती। क्यों, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मिरर इन द फॉर्म ऑफ हीट।
तो वो एब्जॉर्प्शन थोड़ा थोड़ा करता है, तो क्या होता है, इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। इसलिए जो आपकी सेकंड इमेज होती है रिफ्लेक्शन वाली, फर्स्ट इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो आपकी क्या होती है, ब्राइटेस्ट इमेज होती है, ठीक, सारी इमेजेस में। अब बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मल्टीपल इमेजेस, ठीक, मल्टीपल इमेजेस, ये आपकी क्या होगी, इस तरह का आपका फिगर बनेगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ फिगर आप बुक से देख लेंगे, पेपर में आता है तो आप वही फिगर बनाएंगे। मैंने केवल बताया है, इतनी आपको थ्योरी लिखनी रहेगी, ठीक। कभी कभी पूछ लेता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट मेजर करने को, आपको वैल्यू दे देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता मेजर कैसे करते हैं। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है आपका ठीक, क्या, T sin I माइनस R अपॉन cos R, ठीक, ठीक क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, ठीक। साइन क्या है आपका, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस रिफ्रैक्टेड, मतलब इंसिडेंट एंगल आपको पता होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल मालूम होगा, उसका दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर उसका साइन में वैल्यू लेंगे, फिर अपॉन कॉस आर, कॉस आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का आप कॉस टर्म लेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये थीटा है, ये थीटा है, मतलब डिग्री डिग्री कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा यूनिट आपकी मीटर, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मीटर होने वाली है, ठीक। तो ये ऑल अबाउट क्या है, आपकी मल्टीपल इमेज थिकनेस और लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट वही पीछे अभी बताया था, ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड यूनिट के स्टार्ट की, जो है आपका प्रिज्म। पहले समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड यूनिट का रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा प्रिज्म की प्रॉपर्टीज, तो आप कैसे यूज करेंगे इसको फिजिक्स में। देखते हैं हमारा प्रिज्म, 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 ठीक। प्रिज्म होता क्या है, कुछ नहीं, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर कोई भी ट्रायंगल को हम लेते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर कोई भी ट्रायंगल जो आप ले रहे हैं, ठीक। ज्यादातर केसेस में इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए जाते हैं, तो उस दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेस कर देंगे और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस से कवर कर देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, अगर सामने से देखेंगे ठीक है, तो आपके दो ट्रायंगल बेसेस होते हैं और आपके तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, जिससे आप इसको कवर करके आप इसका क्या बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म, जो अंदर से हॉलो होता है, ऊपर से क्या दिखता है, पूरा आपका सॉलिड फॉर्म। तो ये हो गया आपका प्रिज्म, ठीक, प्रिज्म हो गया। अब ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इन सरफेस के नाम भी होते हैं क्या, जो आपकी रेक्टेंगुलर सरफेस होंगी तीनों, ठीक, उसका नाम होगा आपका रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टिंग एजेस, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी, जहां पे आपकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मिल रही होंगी, यानी ये एज वाला, ये एज, ये एज, ये एज, ठीक है। इन तीनों एजेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एजेस, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती हैं, जिसके थ्रू हम अभी रिफ्रैक्शन देखेंगे आगे अगले टॉपिक में,
की रिफ्रैक्शन इन्हीं के थ्रू कराई जाती है। ठीक, ये होती है आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये होती है आपकी रिफ्रैक्टिंग एजेस। और प्रिज्म की डिफिनीशन की बात कर लें तो अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेट्स। 5 प्लेट कैसे? 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगल। ठीक, 5 प्लेट्स, सरफेस इंक्लाइन एट सम एंगल। ठीक, एंगल कौन सा होगा? जो आपका ये ट्रायंगल का एंगल होगा उसी पे क्या हो रही होंगी? रिफ्रैक्टिंग एजेस इंक्लाइन हो रही होंगी। ठीक, अब ये हो गया। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात हो गई, रिफ्रैक्टिंग एजेस की बात हो गई। ठीक, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये तो आपका बेस हो गया। ठीक, बेस से रिफ्रैक्शन लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सरफेस पे रखेंगे तो उसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो सही से शो नहीं होगा। तो आप क्या देखते हैं? एक ये वाली सरफेस से और एक ये वाली सरफेस को लेते हैं, यहां से रिफ्रैक्शन कराते हैं, तो ये एंगल जो होता है इसको डिनोट करते हैं ए से, और यही आपका होता है क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए से। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी तो याद कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। और एक और चीज, एक होता है आपका रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म मतलब रिफ्रैक्टिंग एज के जो आपके परपेंडिकुलर सरफेस होगा, परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग एज, यानी इसके परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा वो आपका रिफ्रैक्टिंग एज हो, प्रिंसिपल सेक्शन होगा। वो कौन सा होता है? ये सामने वाला ट्रायंगल। प्रिंसिपल मतलब जिसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन देख पा रहे हैं, वो क्या होगा? आपका प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ठीक, यहां से लाइट पड़ेगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, यहां से होगा, तो ये आपका क्या हो रहा है? ये सामने से अगर हम देखेंगे तो ये होता है। ठीक, तो ये आपका सेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज है, देख सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। तो ये बात हो गई आपकी प्रिज्म की। ठीक, कुछ टर्म्स में रिफ्रैक्टेड सरफेस, रिफ्रैक्टिंग एजेस, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, इन सबको आप याद रखेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म का डिनोशन याद रखेंगे, कैपिटल ए। ठीक है, और ज्यादातर केस में हम क्या यूज करते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल का, और उसे हम बोलते हैं क्या? इक्विलैटरल प्रिज्म। ठीक, इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। ठीक, तो ये बात हो गई प्रिज्म की। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कुछ फॉर्मूले डेराइव करेंगे जो आपके पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और पढ़ते रहिए और डाउट्स क्रिएट करते रहिए, कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। ठीक है।